नमस्कार मित्रों, आज यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2020 संपन्न हो गया। पेपर कैसा था ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, यह सापेक्षिक विषय है। जिनका अच्छा हुआ होगा पेपर अच्छा था और जिनका खराब हुआ होगा पेपर खराब था। एक दिन की बात होती है, एक दिन अच्छा हो गया तो अच्छा, एक दिन खराब हो गया तो खराब। मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने आया हूँ इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो भी प्रश्न आए थे उनके उत्तर मैं आपको बताने आया हूँ। यद्यप देखा जाए तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में अगर आप एग्रीकल्चर और एनर्जी मिला लें तो प्रश्न 18 से 20 हो जाते हैं, लेकिन चूंकि उसमें से कुछ प्रश्न ज्योग्राफी के भी हो जाते हैं, उनसे मैच कर जाते हैं, कुछ इकोनॉमी से मैच कर जाता है, कुछ साइंस से मैच कर जाता है, तो इन सबको हम हटा भी दें तो 15 ऐसे प्रश्न थे जो सीधे इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थे। एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि हम क्या सोच रहे हैं और यूपीएससी क्या सोच रही है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, एंटिसिपेशन का अंतर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो भी आपसे मैं डिस्कशन करूँगा वो पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर है और जिसमें ये है कि हाँ ये आंसर ही सही होना चाहिए। ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर उठाए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपके सामने प्रश्न होगा वह प्रश्न सेट ए में, ये सेट ए है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 48, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 8, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 58 और सेट डी में क्वेश्चन नंबर 88 है। ओके, तो इसी तरह आप ये ऊपर देखते जाइएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके पास जिस सेट का पेपर हो उस सेट का वो क्वेश्चन नंबर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। बेंजीन प्रदूषण जो उत्पन्न करते हैं, राइट, तो वो यहाँ पर स्वचालित बेंजीन आखिरकार क्या है? बेंजीन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वीओसी। वायु प्रदूषण में जब हम वीओसीज पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत ये आता है। और बेंजीन स्वचालित वाहनों से यहाँ पर निकलता है, तंबाकू के धुएं से निकलता है, यहाँ पर सिगरेट वगैरह ये सब। फिर लकड़ी का जलना, वार्निश किए गए लकड़ी के फर्नीचर, जब आप वार्निश करते हैं तो उसमें अजीब सी महक जो आती है वो इन्हीं सब की होती है। और इसके अलावा पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। पॉलीयूरीथेन से निश्चित रूप में बेंजीन निकलती है। जब इसको, ये पॉलीयूरीथेन एक फोम है और जब ये जलाया जाता है तो इससे बेंजीन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन से कारक या कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो जहाँ पॉलीयूरीथेन है वो तो करता ही करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ डी आंसर अपने आप हो जाता है, तो आपका यह उत्तर डी होना चाहिए। यद्यपि ऐसी मैकेनिज्म लाई गई है कि जिससे अब पॉलीयूरीथेन वगैरह से जो बेंजीन निकलेगा उसे एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये इससे बेंजीन निकलता है, इसलिए यहां पर आपका आंसर डी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क, यहां पर डीएनपी, यह 2 जिलों में विस्तृत है, यह जैसलमेर और बाड़मेर में है, 2 जिलों में। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। यहाँ पर मरु राष्ट्रीय उद्यान का स्टेटस थोड़ा सा अलग हो जाता है। यह 2 जिलों में है और यहाँ पर आवास हैं, लेकिन बहुत विरल हैं। 4 से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर आवास हैं। इसलिए कहना है कि उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है, सही नहीं है। अन्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में यहाँ की जो लैंड है ना, उस लैंड को एरिएबल लैंड के अंतर्गत रखा गया है, उसे प्रोटेक्टिव लैंड के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर मानव आवास है। हाँ, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? यह सी सही होगा, करेक्ट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGW, अब देखो यहीं पर समझ सकते हो, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण यह भूजल के दोहन से संबंधित आंकड़ों आदि को देखेगा। और आपने पढ़ रखा है कि भूजल का दोहन पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है, बहुत सारी चीजें। तो अब इतने सेंटेंस में देखते हैं कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की उपधारा 3 के अंतर्गत हुआ था इसका। तो CGWA का निर्माण का मतलब है संगठन, कॉन्स्टिट्यूटेड टर्म यूज होता है।
तो ठीक है, CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ और विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। सही है, सबसे अधिक क्षेत्र यहाँ भारत में है, सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, फिर चाइना में है और फिर USA में है। तो इस तरह में देखने पर कहीं पर 1 2 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए 2 और 3 आंसर सही होना चाहिए। 2 और 3 आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा 36% नहीं है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नंबर्स के आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 और 3 हमारा डेटा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? अब देखो यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, लेकिन इस डिस्प्यूट को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। देखो यहां पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये टाइगर रिजर्व का नाम है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्रा, और यहां पर एरिया ऑफ द कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट इट इज 2595.72। और इसके बाद यहां पर नीचे अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास आता है सुंदरबन, यहां पर आता है सुंदरबन 1699.62। अगर हम ये डेटा देखते हैं, यद्यपि यहां पर अपडेटेशन की बात कही गई है, लेकिन अगर हम ये डेटा डायरेक्ट देख लेते हैं तो यहां पर जहां नागार्जुन सागर श्रीशैलम का जो एरिया ऑफ द कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इन स्क्वायर किलोमीटर है वो 2595.72 है, और यहीं पर जो सुंदरबन का है हमारे पास, सुंदरबन का केवल 1699.62 है। इसलिए और यह डेटा जो है यह मोटे तौर पर अधिक विश्वसनीय साइट है ये यहाँ पर, और यह प्रोजेक्ट टाइगर से ली गई है, एनवी सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया। तो इसलिए हमको ये मान लेना चाहिए या मानने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम के पास है। ठीक है, यद्यपि सुंदरबन पर भी चर्चा होती है, लेकिन जो हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर से जो हमको डेटा मिल रहा है वो डेटा हमें यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? अब देखो क्या है, जब 1972 में अनुसूची 6 आई तो वहां पर सीधे सीधे लिखा गया है, वहां पर 6 पौधों की प्रजातियां हैं और वहां पर लिखा गया है कि दीज आर प्रोहिबिटेड फॉर कल्टीवेशन, अर्थात इनका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, इनकी कृषि नहीं की जा सकती। ठीक है, लेकिन इसी अधिनियम के अंतर्गत आगे चल के डिस्कस किया जाता है कि यहां पर सूची 4, सूची 5 और सूची 6 के अगर पौधों को लगाना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर लाइसेंस की बात आती है। तो यहां पर अगर हम सीधे सीधे 1972 की अनुसूची 6 देखते हैं तो इसमें सीधे से आता है कि ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है, लेकिन बाद में उसी में दिया जाता है, जो कि आप साइट पे जाओगे तो इंडियन कानून करके एक साइट है, वहां पर आपको मिलेगा कि इस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब देखो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिसमें यूपीएससी किस तरह से एंटिसिपेट कर रही है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही है, और हम किस तरह से सोच रहे हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं, उसमें अंतर हो सकता है। तो यहां पर जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उसमें तो ए होना चाहिए, लेकिन यहां बी की भी कुछ न कुछ गुंजाइश पड़ी रहती है। अगर हम डायरेक्ट 1972 की अनुसूची 6 देखते हैं, उसके आगे के क्लॉजेस या प्रावधानों को हम नहीं देखते हैं। अगर हम उसके आगे के प्रावधान को देखते हैं तो हमें यहां पर आंसर ए आना चाहिए। तो यहां पर मैं ए को टिक कर रहा हूं, लेकिन यूपीएससी ए या बी में किसको टिक कर सकती है ये एक यहां पर डाउट है, लेकिन यहां पर ए ज्यादा सही होने के करीब है। ठीक है, तो यहां पर मैं ए को टिक कर रहा हूं, लेकिन यहां पर बी के भी चांस बने हो सकते हैं। अधिक चांस किसके हैं, अधिक प्रायिकता किसकी है कि यहां पर ए सही होना चाहिए। क्लियर? तो मैं यहां पर ए ही टिक कर रहा हूं और आप भी से ए ही टिक करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है?
कार्बन के सामाजिक मूल्य, देखो सामाजिक मूल्य का मतलब यह है कि हम ये न देखें कि जब कार्बन एमिशन हो रहा है तो कितना बाजार की शक्तियों को नुकसान होता है क्या। जब कार्बन का अतिरिक्त उत्सर्जन होता है तो उससे मानव के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, भविष्य में चलकर मानव की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम उसे काउंट करते हैं तो वह कार्बन के सामाजिक मूल्य हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका माप है। यहां पर प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, यही आंसर सही है कि अगर 1 टन CO2 उत्सर्जन होता है तो दीर्घकाल में मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो वही यहां पर कार्बन के सामाजिक मूल्य हैं। इस पे मत जाना कि किसी देश के जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं, तो आपको लगे अब नागरिक वस्तु और सेवा आ गई तो यही समाज होना चाहिए, या फिर किसी जलवायु शरणार्थी, तब आपको लगे कि कोई समाज की बात यहां पर हो रही है। ऐसा नहीं है, यहां पर यह कह रहा है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी किसी के द्वारा अगर उत्सर्जित किया जाता है तो दीर्घकालिक रूप में मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे कैलकुलेट करना ही यहां पर क्या है, कार्बन के सामाजिक मूल्य हैं। ठीक है, तो यहां पर ए सही है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। फसल विविधीकरण या फसल विविध रूपण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाया जाना। विविध प्रकार की फसलें क्या होंगी, एक ऐसी फसल लगाई गई जो मृदा से ज्यादा न्यूट्रिएंट या ज्यादा पोषक पदार्थ प्राप्त करती है। दूसरी फसल ऐसी लगाई गई जिसमें कि ऐसी फसल थी जिसने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया और मृदा को फिर से उसके पोषक पदार्थ वापस किए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा हम यहाँ पर एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल या एनवायरनमेंट को हम सस्टेन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम सतत बना सकते हैं। ऐसी कृषि एनवायरनमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली होगी, तो बिल्कुल सही है, शामिल है। सिंब आधिक्य, लेग्यूम इंटिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन। तो लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन का मतलब यह होता है कि ऐसी फसलों का बोना जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की दर यहां पर क्या हो, बढ़े, तो निश्चित रूप में यह सही है। टेंसियोमीटर का उपयोग, टेंसियोमीटर एक ऑपरेटस होता है जिससे हम सॉइल में कितनी आर्द्रता है, कितना वाटर है, वाटर कंटेंट है, उसको हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यह पता है तो उसी अनुरूप हम फसल उगा सकते हैं, तो निश्चित रूप में यह इको फ्रेंडली होगी। ठीक है ना, तो यहां पर टेंसियोमीटर का प्रयोग भी है। ऊर्ध्वाधर कृषि, वर्टिकल फार्मिंग, जैसे हम जान रहे हैं कि समय के साथ कृषि योग्य भूमि कम होती चली जा रही है, तो अब क्यों ना हम ऐसा करें कि मानव नियंत्रित वातावरण में, मान लो कई ट्रे जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको एक के ऊपर एक चढ़ा दें और इसी में हम फसलों को बो दें हाइड्रोपोनिक्स वगैरह के थ्रू, राइट। तो ऐसी खेती को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर कृषि या वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, यह भी इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कम से कम रासायनिक उर्वरक, कम से कम रासायनिक कीटनाशक या नहीं के बराबर प्रयोग किया जाता है, और जितने भी पोषक पदार्थ दिए जाते हैं पौधों को बहुत नियंत्रित रूप में दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये चारों पद्धतियाँ जो है ना, यह इको फ्रेंडली हैं और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा सही होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। नहीं, यहां तो देखा गया है 50-60 वर्ष भी। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। 2017 में जो आंकड़े आए हैं वो केरल नहीं, वो कौन सा है, कर्नाटक। और यह सही है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। मादा ही नहीं बल्कि वह मादा करती है जो उस झुंड में सबसे वरिष्ठ होती है। मात्र सत्तात्मक चीजें यहां पर सबसे अच्छी दिखाई पड़ती हैं। तो यहां पहला और दूसरा सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर सही है। क्लियर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन। देखो बेसिन क्या होता है, अगर यह कोई नदी है और इसकी कोई सहायिकाएं हैं और ये कोई नदी है तो इनका पूरा क्षेत्र बेसिन कहलाएगा। अगर मान लो यह कावेरी नदी है और इसका यहां पर मान लो यह मैंने मान लो भावनी नदी है, काबनी नदी है, इनमें अगर कोई भी आरक्षित क्षेत्र है तो वह किस में माना जाएगा, वह कावेरी नदी के बेसिन में माना जाएगा। ठीक है। अब नागरहोल जो है यह काबनी नदी पर है, पापीकोंडा गोदावरी नदी पर है, तो अपने आप यह हट गया, दो हट गए। तो जिसमें जिसमें दो है आपका आंसर नहीं होगा, यह हट गया और यह हट गया। ठीक है। सत्यमंगलम बाग भावनी नदी पर है, भावनी नदी, और वायनाड फिर काबनी नदी पर है। तो यहां पर 1, 3 और 4 ये कावेरी नदी के बेसिन एरिया में स्थित हैं। तो 1, 3, 4 कावेरी नदी के बेसिन एरिया में स्थित आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रागमाउथ ये एक पक्षी है, चिड़िया है, जो सीलोन जो श्रीलंका वगैरह के साथ भारत में पाई जाती है, पश्चिमी घाट के सहारे, पश्चिमी घाट श्रीलंका का जो हमारा हॉट स्पॉट है उसके सहारे एक यह पक्षी है जो जिसके मेढक की तरह मुंह होता है। ठीक है। तो सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बर्बेट, ग्रे चिन्ड मिनीवेट एंड व्हाइट ब्रोटेड रेड स्टार्ट सब क्या है, बर्ड हैं, पक्षी। भारतीय अनूप मृग स्वैम्प डियर बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर पलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बड़ा फेमस है, इसके लिए इंडेमिक प्रजाति भी मानी जाती है, यद्यपि इसकी एक भाग इसका मानस वाले में भी है, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इसमें से टिक करेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास से मिल सकता है। देखो कस्तूरी जो होती है वो नेचर में गर्म होती है, और कोई भी गर्म चीज होगी कहां पाई जाएगी, जहां ठंडा क्षेत्र हो उसी जानवर में पाई जाएगी। और वह जानवर निश्चित रूप में अगर ठंडे क्षेत्र में है तो वे आरक्षित क्षेत्र, वे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ठंडे क्षेत्र में होंगे वहीं पर कस्तूरी मृग मिल रहा होगा, वहीं पे कस्तूरी मिल रही होगी। तो यहां अस्कोट और गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित हैं, इसलिए इन दो में ही, केवल 1 और 2 में ही कस्तूरी मृग हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी गई है। देखो अब जो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमी सर्वे में अच्छे से मिलते हैं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना जो है उसके, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उसके अंतर्गत इसको एक्सप्लेन किया गया है, और उसके पेपर में ही दिया गया है ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल मतलब जूट वगैरह, इन सब के टुकड़े वगैरह। तो यहां पर 1, 2, 3 जो हैं ये कार्बन पदचिह्न को हटाने के संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम इन 3 का उपयोग करते हैं तो इससे कार्बन उत्सर्जन में हमें कमी प्राप्त होती है। सोचो अगर सीमेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा ना, हमको अधिक सीमेंट उत्पादित करना पड़ेगा तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा। ऊष्म मिश्रित है तो भी हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक वगैरह चाहिए होगी, तो भी यहाँ पर हमें कार्बन एमिशन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो यहाँ 1, 2, 3 ऐसे हैं जिनकी सहायता से अगर हम ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्बन पदचिह्न को घटाने, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने में मदद मिल रही है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक भी होता है, सीसा भी होता है, पारा भी होता है, बिल्कुल कैडमियम आदि भी होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उत्सर्जित करते हैं।
भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल। एंथ्रासाइट यहाँ पे ज्यादा है नहीं, बहुत कम है। बिटुमिनस और लिग्नाइट है, दोनों में ही राख हमें प्राप्त होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1 2 3 तीनों सही हैं। क्लियर? नेक्स्ट, खेती में बायोचार क्या है? बायोचार, ये बायोचार 2 टर्म है, बायोमास प्लस चारकोल। बायोमास को जलाकर हम चारकोल जैसा पदार्थ प्राप्त करते हैं। बायोमास मतलब है कोई भी कृषि अपशिष्ट पदार्थ या कोई भी वनी अपशिष्ट पदार्थ, उसको हम जलाकर यहाँ पर महीन राख जैसी चीज यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे होते हैं, उसे हम बायोचार कहते हैं। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। हाँ, ये किया जाता है, यद्यपि हाइड्रोपोनिक्स वगैरह में कुछ इसकी कमियां दिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बायोचार का इस्तेमाल वर्टिकल जो एग्रीकल्चर होती है, जैसा हमने आपको बताया था, उसमें यह मृदा की जगह पर प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। सही है। जब ये यूज किया जाता है, अगर हम सॉइल में यूज करते हैं तो यह ऐसे सूक्ष्म जीवों को प्रोत्साहित करता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कण बहुत महीन होते हैं और जिसके कण महीन होंगे वह जब आप सॉइल वगैरह में मिलाओगे तो उसकी जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। तो यहां पर 1 2 3 यहां पर क्या है? तीनों सही हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसे एक बार देख लेते हैं दोबारा, अगर हम इसे देखें, रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। पहले वाले में क्लियर, बेंजीन प्रदूषण सारा। यहां पर मरुभूमि में क्लियर है आपके पास, सी। फिर यहां पर 2 और 3 बी। फिर यहां पर बाघ आरक्षित क्षेत्र, नागार्जुन सागर श्रीशैलम दिए गए डेटा में सबसे ज्यादा क्लियर बैठ रहा है। यद्यपि कुछ लोगों के अनुसार सुंदरबन भी, लेकिन दिया गया डेटा इसी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसमें हम सी को लगा रहे हैं। लेकिन सी और डी दोनों में यूपीएससी क्या मानते हो, यूपीएससी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको यहां पर इसका साक्ष्य भी आपको दिखा दिया है। उस साक्ष्य के अंतर्गत मैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम को टिक कर रहा हूं। ठीक है, सुंदरबन के चांस बने हैं, ये यूपीएससी द्वारा डिसाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है। अगर हम 1972 के चीज को आगे और पढ़ते हैं, आप देखोगे तो वहां पर हमें यह मिलता है कि हाँ, जो शेड्यूल 4, 5 और 6 में जो प्लांट रखे गए हैं उनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता है। लाइसेंस हो तो हम ये कर सकते हैं, इसलिए यहां पर ए को सही मानना सही है, ए को ही सही माना जाना चाहिए, लेकिन बी के चांस बने हैं। तो कुल मिला के यहां पर 2 ऐसे प्रश्न बनते हैं, बाद में बात करता हूं। इसमें ये हो जाएगा, यहां पर ये डी, फिर यहां पर ए, फिर यहां पर इस वाले में 1 3 4 सी, फिर इस वाले में ए, फिर यहां पर ए, फिर यहां पर 1 और 2, फिर यहां पर 1 2 3 और फिर यहां पर 1 2 3, फिर यहां पर 1 2 3। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने हैं 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो थे, 15 प्रश्न डायरेक्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट में है। और भी क्वेश्चन है लेकिन वो अन्य भागों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपसे वहां डिस्कस होगा। जैसे सोशल कार्बन कास्ट जो है वो आपसे इकोनॉमी में भी डिस्कस हो सकता है। ठीक है, वहां पर भी आप उसे देख सकते हो। देखो, जब पेपर हो जाता है तो बताना भी आसान है, समझ लेना भी आसान है। पेपर के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। और दूसरी चीज ये है कि कई बार जैसा हम आप सोचते हैं और यूपीएससी क्या सोच रही है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने जो यहाँ पर आंसर दिए हैं वो दिए गए साक्ष्यों के अनुसार, समझ के अनुसार बिल्कुल सही है। एकाध प्रश्न में अगर अल्ट्रेशन होता है, चेंज होता है, तो उतने की गुंजाइश यहाँ पर बनी रहेगी।
क्योंकि यूपीएससी क्या एंटिसिपेट करके उसका उत्तर दे रही है, कई बार ये केवल यूपीएससी ही डिसाइड करती है। यहां दिए गए साक्ष्यों में जो कुछ भी उत्तर प्रदान किए गए हैं वो उत्तर अपने आप में सही हैं और अंतिम जो निर्णय होता है वो यूपीएससी का ही होता है। ठीक है, तो मित्रों, आप में से जिन लोगों ने 48 से 52 प्रश्न बिल्कुल सही कर लिए हों, कुछ और गलत नहीं हो, ठीक है, तो मोटे तौर पर आपने अगर इतने प्रश्न सही कर लिए हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करें। और जो मित्र 48 या 45 से कम पहुंच गए हैं वो निराश न हो, आगे तैयारी करते रहें। ये पेपर देखने में आसान लग रहा होगा पर इतना आसान पेपर नहीं था, ट्रिकी पेपर है। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा समझनी पड़ती हैं, रिकॉल करनी पड़ती हैं। ये डिफ़िकल्ट नहीं, यह कॉम्प्लिकेटेड पेपर था। उस कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत कई बार लगता है जो सही है वो सही नहीं होता, और पेपर आने के बाद तो बता लेना हमेशा आसान है। तो जो हमने टिक किया है आप उसे सही माने और उसी अनुसार आप अपने आंसर के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।